हेलो स्टूडेंट्स। दक्षिणा की क्लासरूम में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पारस शर्मा आपके साथ आपको एक जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ, एक नए चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। और चैप्टर का नाम है एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं बेटा आज। ये वाला चैप्टर अब हम शुरू कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर मॉर्फोलॉजी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक मैसेज है बेटा मेरी तरफ से आपके लिए, तो ज़रा ध्यान से सुनना। मॉर्फोलॉजी चैप्टर बेटा आप लोगों ने कंप्लीट किया, उससे पहले प्लांट किंगडम को कंप्लीट किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया, तो एक सीरीज देखते हुए बेटा आप लोग आ रहे हो। फिर आपको रियलाइज होता है यार कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्लांट के जो ये वाले पोर्शंस हम देख रहे हैं, इनमें हमारा इंटरेस्ट नेचुरली बनना ज़रा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसका ना हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं दिखाई देता। आप समझ रहे हो? हमें इनकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती जितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें दूसरी चीज़ों की महसूस होती है जब हम जूलॉजी का सेक्शन पढ़ते हैं। हम जब बॉटनी को अप्रोच करते हैं तो इसके दौरान बेटा एक प्रॉब्लम जनरली आती है कि हम पहली बात चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाते, कंसेप्ट को डिटेल के साथ पकड़ नहीं पाते और हम इसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बेटा आज एक छोटी सी चीज़ है, एक जो चीज़ आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और ये कहता है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ये थॉमस अल्वा एडिसन इनकी एक लाइन। मोहम्मद अली बेटा एक बॉक्सर थे, उनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। मतलब हम कहते हैं कि बॉक्सिंग के पूरी की पूरी हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स जिनको आज तक हम लोगों ने देखा है, मोहम्मद अली हमारे सामने रहे। तो जब आप मोहम्मद अली के करियर को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके करियर को आप क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, उनके लिखे हुए नोट्स को पढ़ते हैं, उनके लिखे हुए कोटेशंस को, थॉट्स को पढ़ते हैं, तो मोहम्मद अली एक बात कहा करते थे, जब आप बॉक्सिंग की तैयारी करते हैं, जब आप घर पे बैठ के, जब आप जिम में जाके मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तो ना वो बहुत मुश्किल लगता है। सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है, रात को देर तक जागना बहुत मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है वो मेहनत करना। इतना पसीना बहता है, इतनी मेहनत लगती है, सुबह उठना मुश्किल है, क्योंकि यार कितना मजा आता है सोने में, कितना मजा आता है दिन भर कुछ ना करने में, दिन भर बेड पे लेटे रहो, खाते पीते रहो, आराम से टीवी देखते रहो। बहुत मजेदार काम है ये काम, इतने मजेदार है कि हमारा मन करता है कि हम दिन भर ये करते रहें। लेकिन मोहम्मद अली कहते थे कि मेरा ना जो गोल है वो श्योर है मुझे, कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी जिंदगी में दुनिया का बेस्टेस्ट बॉक्सर बनना है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। वो जानते थे, और वो ये भी जानते थे कि मेहनत का हर एक पल मेहनत का इतना ज्यादा मुश्किल होता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। वो कहता था मैं रोता था यार मेहनत करते हुए, मेरे आंसू निकल जाते थे, मैं कहता था कि छोड़ दूं, लेकिन नहीं, मेरे जज्बात, मेरा सब कुछ साइड में रख के वो मुझे मेरे एक गोल का दिखाई देता था कि मुझे ये बनना है। थक गया, क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं, हर रोज थकता हूँ, आज भी थक गया। जब रात को सोऊंगा तो ऐसी नींद लूंगा कि बिल्कुल थकान पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी अभी मुझे मेरा 100% दिया है। अभी मुझे पूरे मेहनत से, पूरी जोर से, पूरे जोर शोर से मेहनत करनी है और पहुंच जाना है वहां जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ। समझ पा रहे हो? तो मैं बताना चाहता हूँ बेटा, ये पोर्शंस आपको जितने मर्जी लगे कि बहुत मेहनती हैं, इनमें बहुत मेहनत लग रही है, इनमें बहुत दिमाग लग रहा है, बहुत एफर्ट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लग रहा होगा, और इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन मुझे बोलो बेटा, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट है? दुनिया में जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस आदमी ने बहुत कुछ बड़ा किया है ना, उसने एक ड्रीम सेट किया है और उसके पीछे वो लग गया है। उसने इतना हार्डवर्क किया है कि उसने परवाह नहीं करेगी उसके शरीर का, उसका दिमाग का, ऐसी तैसी हो गया, सब छोड़ दो, इतनी मेहनत करी, वो अपने गोल पे पहुंच गया, वो अपने ड्रीम पे पहुंच गया, वो इस कदर की डेडिकेशन में पहुंच गया कि अब वो फाइनली स्टेप कर सकेगा उस जिंदगी में जिस जिंदगी का उसने ख्वाब लिया था। एक छोटी सी बात बेटा बताता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने पहले भी तुम्हें बताई है, ये मेहनत का जो वक्त होता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब हम स्टार्टिंग में होते हैं। जब हम किसी नई चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है यार, हमारे ब्रेन को लगता है एक्स्ट्रा काम आ गया। तो इनहेरेंटली बायोलॉजिकली बेटा ये बता रहा हूँ, ये हमारे ब्रेन की, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस की टेंडेंसी है कि हम लेजी होते हैं, हम चीज़ों को नहीं करना चाहते, मुश्किल कामों को हम टाल देना चाहते, आज नहीं कल करेंगे। ये टेंडेंसी सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम होती है, सबकी, इवन मेरी, सबकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यही तो एक काबिलियत एक इंसान की बनती है कि हम अपनी ऐसी टेंडेंसी से बाहर निकले, आगे बढ़े, हम जाने समझे सीखें कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है,
ये टेंडेंसीज जो हमारे लिए हैं, ये हमें जिंदगी में कहीं नहीं लेके जाएंगे। तो पूरी मेहनत से, पूरी हिम्मत से मेहनत करते हुए, आगे बढ़ते हुए समझना है कि बेटा हमें जिंदगी में बहुत कुछ करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अपनी इस टेंडेंसीज को छोड़ना है, रिकॉग्नाइज करना है कि हम गलत हो सकते हैं, हम आलसी हो सकते हैं। ये आपकी चॉइस है हर वक्त, या तो आलसी होना या फिर उठ के चेयर पे बैठ के कॉपी पेन उठा के मेहनत करके निकाल देना, वो उस ड्रीम पे पहुंच जाना जिस ड्रीम की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम लोग पहुंचना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ बेटा आज की क्लास करते हैं, शुरू करते हैं। और आज इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें इस इफेक्टिवली नए चैप्टर में बहुत कुछ सीखना है। मॉर्फोलॉजी, ये सब प्लांट के जो चैप्टर्स पढ़ते गए, इन सब चैप्टर्स में प्लांट के बारे में आपने एक्सटर्नली देखा, प्लांट का स्टेम, प्लांट का रूट, प्लांट का लीफ, प्लांट का फ्लावर, फ्रूट, सीड, सब कुछ पढ़ डाला। अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले, उस प्लांट को बाहर से तो हमने रीड कर लिया, अब उस प्लांट के अंदर घुस जाएंगे, देखना चाहेंगे, बढ़िया से समझना चाहेंगे ये आया क्यों, कैसे आया, क्या तरीका था इसके डेवलपमेंट का। ये सब बातें बेटा अपने को कहाँ पढ़नी है, एनाटॉमी में पढ़नी है। तो आओ मेरे साथ इस जर्नी पे। हेलो बेटा, आज हम अब इस मोटिवेशनल सेशन के बाद हम शुरू करेंगे एक हमारा ये वाला चैप्टर, जिसकी आज कहानी हम लोग सबसे पहले अपने नोट से देखेंगे, फिर हम इसके बाद एनसीईआरटी पे जंप करेंगे और इसके डिटेल्स में जाएंगे। बेटा इस चैप्टर के अंदर आप एनसीईआरटी को ऑब्जर्व करेंगे तो एनसीईआरटी में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये सब चीज़ें मैंशनड है, जिसके अंदर आपको इस चैप्टर में टिश्यूज़ को पढ़ना है। टिश्यू, अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम्स, डाइकॉट प्लांट्स और मोनोकॉट प्लांट की एनाटॉमी पढ़नी है, और फाइनली सेकेंडरी ग्रोथ। यानी 1 2 3 4 ये 4 मेजर थीम्स हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर की। इस चैप्टर की सबसे पहले थीम है द टिश्यूज। तो आइए इस थीम को एक्सप्लोर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग के नाम पे बेटा हम सबसे पहले ये टर्म करते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। जरा इस नाम को बड़े अच्छे से देखते हैं। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी। इसको एनाटॉमी नहीं बोलते, इसको एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा जिसको आपने पढ़ा मॉर्फोलॉजी। और बेटा जब मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ा तो इसका मतलब मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, एंड मॉर्फो का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो जब हम कभी भी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो हम इस तरीके का ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम प्लांट्स की एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि वो बाहरी रूप से, बाहर से देखने में कैसे दिखते हैं। आपने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ा तो देखो आपने क्या क्या पढ़ा। आपने प्लांट का रूट पढ़ा, आपने प्लांट का स्टेम पढ़ा, आपने प्लांट का लीफ पढ़ा, ब्रांचिंग का सारा पैटर्न देखा, प्लांट में मिलने वाला फ्लावर देखा, फ्लावर के अंदर जो स्ट्रक्चर थे वो देखे, आपने वहाँ पे ओवरी देखी, ओवरी के साथ साथ आपने प्लेसेंटेशन वगैरह को ऑब्जर्व किया, आपने इसके साथ सीड को ऑब्जर्व किया, फ्रूट को ऑब्जर्व किया, और जो बाहरी रूप से जब हमें देखने में हमें दिखते हैं कि ये प्लांट के क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, सबको स्टडी कर डाला। आज बेटा हम थोड़ा इंटरनल डिटेल्स में जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं कि जब आप प्लांट को देखते हो तो प्लांट के अलग अलग हिस्सों को काटो। क्या करो, काटो। तो व्हेन यू कट अ प्लांट और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि व्हेन वी हैव कट दिस प्लांट, तो हमें प्लांट के छोटे छोटे कटे हुए सेक्शंस मिले। और जो बेटा ये छोटे छोटे जो कटे हुए सेक्शंस हमें मिलते हैं, इनको हम लोगों को एक्सप्लोर करना है। क्या करना है, इन सेक्शंस को एक्सप्लोर करना है। इन सेक्शंस में हम लोगों को क्या चीज़ रियलाइज होती है कि इन सेक्शंस में बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, इन सेक्शंस में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जो अलग अलग लेयर्स में पड़े हुए। कैसे पड़े कि हमारे पास एक लेयर है, फिर दूसरा लेयर ऑफ सेल है, फिर तीसरा लेयर ऑफ सेल है, चौथा लेयर ऑफ सेल्स है। यानी पूरे स्ट्रक्चर में देयर कैन बी फाउंड एज डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स, और वी कैन से डिफरेंट लेयर्स ऑफ टिश्यूज दैट कैन बी फाउंड इन द कंप्लीट स्ट्रक्चर। कितना बेसिक समझ आ रहा है? तो अब हमें एनाटॉमी चैप्टर में यही काम करना है। इस एनाटॉमी चैप्टर के अंदर हमें एक प्लांट के टिश्यू को काटना है। काटने के बाद उस प्लांट के स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल टिश्यूज को पहचानना है, उस टिश्यूज में कौन कौन से सेल्स हैं उनको पहचानना है। क्लियर हो रही है? तो अगर मैं आपको यहाँ पे एनाटॉमी का मतलब समझाऊं तो बेटा एनाटॉमी में वर्ड आता है टॉमी। और टॉमी देखो हम किसके लिए यूज करते हैं, अक्सर डॉग के लिए यूज करते हैं। डॉग को हम टॉमी टर्म करते हैं ना, डॉग का नाम होता है टॉमी। तो टॉमी कुत्ता क्या करता है, इट बाइट्स, काटता है। तो उसी तरीके से टॉमी का मतलब क्या हुआ, कटिंग। तो आपने एक प्लांट लिया, उसको कट किया, और कट करने के बाद उसके अंदर आपको मल्टीपल लेयर्स मिले। उन लेयर्स को आप लोग क्या करते हो, सेपरेट करते हो। क्या करते हो, सेपरेट करते हो। किस चीज़ के लिए, स्टडी करने के लिए। किस चीज़ के लिए, स्टडी करने के लिए। तो अब जरा यहाँ पे मेरी बात देखो,
आपने जब प्लांट लिया, प्लांट का स्ट्रक्चर लिया, उसके प्लांट के स्ट्रक्चर को आपने इस तरीके से कट किया, कट करने के बाद उसके जो अलग अलग लेयर्स मिले बेटा, आपने उनको सेपरेट किया, यहाँ पे आपने उनको सेपरेट किया, और सेपरेट करने के बाद अब उनकी क्या करोगे, टिश्यू की क्या करोगे आप लोग, टिश्यू की स्टडी करोगे, एम आई राइट। तो बेटा जब आप प्लांट में टिश्यू की स्टडी करते हो तो इस टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स जो होती हैं उनको आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। तो अब आप क्या कर रहे हो, इस माइक्रोस्कोपिक टिश्यू डिटेल्स को स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, जिसमें वर्ड हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू। तो जब आपको किसी टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है तो सबसे पहले आप उस टिश्यू का एनाटॉमी करोगे, यानी काटोगे। काटने के बाद अलग अलग लेयर्स दिखेंगी, उनको आप रिकॉग्नाइज करोगे। फिर उन अलग अलग लेयर्स और उन अलग अलग टिश्यूज की कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली क्या है, वो किस टाइप के सेल्स की बनी हुई है, ये सारी कहानी बेटा हमें कहाँ सीखने को मिलेगी, हिस्टोलॉजी में। तो आपको 3 वर्ड्स मैंने यहाँ सिखाए। सबसे पहला वर्ड मॉर्फोलॉजी, जो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। दूसरा वर्ड जो इस चैप्टर की हेडिंग है, एनाटॉमी। और तीसरा वर्ड हिस्टोलॉजी। तो कहीं पर भी ये वर्ड्स आते हैं तो ध्यान से इनके डेफिनेशंस पढ़िए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। ध्यान। अब आपने एक प्लांट लिया और प्लांट को आपने काटा। जब आपने प्लांट को काटा तो प्रिडोमिनेंटली प्लांट की बॉडी में आपको क्या मिले, टिश्यूज मिले। क्या मिले, टिश्यूज। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, टिश्यूज होते क्या। तो अब यहाँ पे देखिए, टिश्यूज कैन बी कंसिडर्ड एज ग्रुप ऑफ सेल्स, पहला पॉइंट, विद कॉमन ओरिजिन एंड दूसरा फंक्शन, परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक साथ रहना शुरू कर दिए, एक कॉमन ओरिजिन है, एक ही तरीके से वो डेवलप हुए हैं, एक ही तरीके से वो फॉर्म हुए हैं, और अब वो मिलके एक ही तरीके का काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे हम स्ट्रक्चर को क्या टर्म करते हैं बेटा, हम लोग उसको टर्म करते हैं टिश्यू, राइट। जब हम टिश्यू की बेटा बात करते हैं तो हमारे पास प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यूज मिलते हैं, और अगर अलग अलग टाइप के टिश्यूज की बात करी जाए तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टिश्यू को क्लासीफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जरा देखिए, मैंने 2 क्लासिफिकेशन पैरामीटर्स लिए, एक ये, दूसरा ये। मैं आपको समझाऊंगा कि जब आपने प्लांट को काटा तो आपको मिला टिश्यू। अब आप उस टिश्यू को काटते, यू कट दैट टिश्यू, एंड व्हेन यू कट दैट टिश्यू यू फाइंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट टिश्यू। आपको उस टिश्यू के अलग अलग हिस्से, अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं। तो मेरी बात जरा बड़े ध्यान से सुनिए। हमने जब टिश्यू को काटा तो अलग अलग पार्ट्स मिले, तो अब मुझे इस टिश्यू को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस कि वो टिश्यू में जो सेल्स मिल रहे हैं क्या वो डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। समझो इस बात को, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है कि आप एक टिश्यू को काटते हो तो सेल्स मिलते हैं, तो अब मुझे उस टिश्यू को क्लासिफाई करना है वो कैसा है। तो मैं सेल्स को ऑब्जर्व करूंगा। किसी किसी टाइप के टिश्यू में सेल्स इतने एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं कि मुझे माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स डिवाइड करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेल्स डिवाइड ना कर रहे हो। तो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्राइटेरिया, वेदर द सेल्स कैन एक्टिवली डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स और नॉट। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सेल्स का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। सेल्स का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे बोला एक टिश्यू सिंपल होगा और एक कॉम्प्लेक्स होगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर टिश्यू है सिंपल तो इसका मतलब उस टिश्यू में जितने भी सेल्स मिले वो सब के सब सेम टाइप के सेल्स हैं। यानी सिंपल अगर टिश्यू होगा तो एक ऐसा टिश्यू होगा मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स। क्लियर हो गया। यानी एक टिश्यू, आपके पास एक टिश्यू है जिसमें कोई भी सेल उठा लो वो दूसरे से एग्जैक्टली सेम दिखता है। यानी अगर मैं एक ऐसा टिश्यू लेता हूं जिसमें सब सेल्स एक दूसरे के जैसे दिखते हैं तो वो होगा सिंपल टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स बेटा इसका अपोजिट होगा। अंडरस्टूड सी बात है। तो कॉम्प्लेक्स में तब वर्ड यूज करूंगा जब मुझे देखना होगा कि यहाँ पे जो आपके पास टिश्यू बन रहा है उस टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, अगर उस टिश्यू में मिलने वाले एक सेल को किसी दूसरे सेल से कंपेयर करूंगा तो दे कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। कंप्लीटली डिफरेंट के नाम पे बेटा आप जरा मेरी बात यहाँ पे ध्यान से देखना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपके पास मिलता है एक एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जाइलम, और जाइलम जो है वो अलग अलग टाइप के सेल्स का मिलता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जाइलम आपको अलग अलग टाइप के सेल्स का कैसे, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा वन टाइप ऑफ सेल, दूसरा जाइलम फाइबर्स दूसरे टाइप का सेल, तीसरा ट्रेकाइड्स तीसरे टाइप का सेल, चौथा वेसल्स ये चौथे टाइप का सेल। तो ये हमें कहाँ मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मिल रहा है। आप एक और देख सकते हो फ्लोएम।
फ्लोएम में अलग अलग टाइप के सेल्स कैसे मिलते हैं? अपने को मिलता है सीव ट्यूब्स, अपने को मिलता है कंपेनियन सेल्स, अपने को मिलता है फ्लोएम पैरेनकाइमा, अपने को मिलता है फ्लोएम फाइबर्स। तो क्या आप एसोसिएशन समझ पा रहे हो? हमने जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला तो ये एक ऐसा टिश्यू निकला जिसमें जो ये सेल्स अपने को मिल रहे हैं वो एक दूसरे जैसे, एक दूसरे की तरह नहीं है, वो अलग अलग टाइप के हैं कॉम्प्लेक्स में। बट इन द केस ऑफ सिंपल तो आपके पास जो सेल्स हैं वो सब के सब सिमिलर टाइप के सेल्स हैं। क्या इतनी कहानी आपको क्लियर हो रही है? अगर बेटा आपको इतनी कहानी क्लियर है तो आप दो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स को अच्छे से समझ चुके हैं। अब जरा हम और आगे डिटेल्स में देखते हैं। टिश्यू की बात करी जाए तो टिश्यू को पहली कैटेगराइजेशन थी जो अभी के लिए हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब उस टिश्यू में जो सेल्स मिल रहे हैं क्या वो सेल्स डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाया जाएगा, मैंने टिश्यू को काट के रियलाइज किया कि नाम दिया इसका मेरिस्टेमेटिक बोलूंगा, तो क्यों बोलूंगा? क्योंकि उस टिश्यू में मिलने वाले सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मिलने वाले सेल्स बेटा क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। और जब परमानेंट होगा तो वहां पे मिलने वाले सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? जैसे ह्यूमन बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं जो डिवाइड करके नए टाइप के सेल्स बना सकते हैं, वैसे ही प्लांट्स में मिलते हैं आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं और ऐसे सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज है परमानेंट, वो जो डिवाइड नहीं कर सकते, जो अब डिवाइड नॉर्मली नहीं कर सकते। जैसे आपके हार्ट के सेल्स होते हैं, अब नहीं डिवाइड कर सकते, न्यूरॉन्स अब नहीं डिवाइड कर सकते। समझ पाया मेरी बात? जैसे मेरिस्टेमेटिक के नाम पे ह्यूमन बॉडी में बोन मैरो के सेल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करके ब्लड के पार्ट्स बनाते रहते हैं। बोन मैरो का सेल बेटा डिवाइड करता है और ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब सिंथेसाइज करता रहता है और रेगुलरली। तो आपके पास क्या हुए? मेरिस्टेमेटिक। डन। अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है तो अब मेरे साथ मेरिस्टेमेटिक के डिटेल्स में जाएंगे। ये पूरा का पूरा लेक्चर बेटा इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो अब इस बात को बड़े ध्यान से, बहुत ही शिद्दत से, बड़े मन से आप पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक, आपके पास वर्ड मेरिस्टेमेटिक आया तो मेरिस्टेमेटिक हमें क्या समझाता है? देखो, एक ऐसे सेल्स जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको प्लांट में किसी भी सेल में डिवीजन क्यों चाहिए, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। व्हाई डू यू नीड डिवीजन? बेटा डिवीजन रिक्वायर करने का, डिवीजन होने का, क्यों डिवीजन हो रही है, इसका एक सिंपल सा रीजन क्या है कि आपको अगर प्लांट में मिल रही है डिवीजन, तो डिवीजन होने का रीजन है कि प्लांट ग्रोथ करना चाहता है। तो जब प्लांट का कोई पार्ट ग्रो करना चाहता है तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बहुत फास्ट है। हमारे पास मेन पॉइंट जो यहाँ पे मुद्दा है डिस्कशन का, वो है मुद्दा डिस्कशन का ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर जो सेल डिवाइड करते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। डन। अब आप एक सीड को लो। सीड, बेटा अपने को पता है सीड के अंदर क्या पड़ा है? एम्ब्रियो। तो अब एम्ब्रियो ग्रो करके बड़ा होगा ना, ये सुनो। तो अब जो एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो बेटा अगर एम्ब्रियो में ग्रो करेगा तो कौन से वाले सेल होने चाहिए एम्ब्रियो के अंदर? मैं कहूंगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो अब जब क्योंकि एम्ब्रियो करेगा ग्रो, देयरफॉर हैज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या आपको बात समझ आ रही है? एम्ब्रियो के पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स को आप लोग नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं? एम्ब्रियोनिक, हैज एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये बात समझ आ रही? बेटा जो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इनको बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक इनिशियल सेल्स, इनका दूसरा नाम है, या फिर इनका तीसरा नाम है इनिशियल्स। क्या नाम दिया बेटा? इनिशियल्स। जहां पे भी वर्ड आपको इनिशियल्स मिलेगा दैट मीन्स वो वर्ड स्पेसिफिकली आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कहानी बता रहा है जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के, किस ओरिजिन के? एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। क्या ये आपके सिलेबस के लिए, क्या आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है? 100% इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को मेरी कहीं भी किसी भी बात को हल्के मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा बेटा मैंने इनको? इनिशियल्स। क्लियर हुआ? इनिशियल्स अपने को समझ आया। तो अब यहाँ पे मेरे साथ देखो, कंडीशन क्या है? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जिनको हम लोग इनिशियल्स टर्म करते हैं। अब
मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है, ये बात हमें क्लियर होती है, पक्का समझ आ रहा है। तो जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगा तो डिवाइड करके कुछ और बनाएगा ना। तो ये जो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इसने माइटोसिस से डिवाइड किया और दो सेल्स बनाए। एक सेल बनाया जो दूसरा एक सेम टाइप का मेरिस्टेमेटिक इनिशियल सेल है, और ये डिवाइड करता रहता है और अपने पास एक इस तरीके से बैंक बनाता रहता है जहां से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी। समझो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर, जैसे प्लांट की बॉडी के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उन्होंने डिवाइड करके, सोचो एक सेल डिवाइड करके माइटोसिस में दो सेल बनाते हैं। तो अगर एक मेरिस्टेमेटिक सेल है डिवाइड करके दोनों के दोनों परमानेंट सेल बना दे, तो क्या दोबारा डिवीजन हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं समझ आ रही बात? ध्यान से देखो ना, हमारे पास ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। आप कहते हो सर इसने डिवाइड किया और यहाँ पे एक परमानेंट सेल बना दिए, दोनों के दोनों परमानेंट सेल बना दिए। और प्लांट में समझो कि एक ही मेरिस्टेमेटिक सेल था, तो अब प्लांट में जब दो परमानेंट सेल है, क्या ये आगे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। ये आगे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो प्लांट की कभी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो सकती है? नहीं। इसीलिए हमेशा क्या होता है बेटा, यहाँ पर मुझे समझना चाहिए कि जब भी एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगा तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करने पे एक सेल बनाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल, जो ये आगे इस तरीके से परमानेंट बनाएगा, फिर मेरिस्टेमेटिक सेल बनाता रहेगा। ये मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट सेल तो बनाता रहेगा, ये परमानेंट सेल तो बनाता रहेगा, प्लस मेरिस्टेमेटिक सेल को भी जिंदा रखेगा ताकि कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती रहे। ये वाला पूरा का पूरा पैटर्न, ये क्लासिफिकेशन, ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई। अगर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो ये वाली बात तो बेटा आपको अच्छे से समझ आएगी कि मेरे पास इधर एक एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल था जो डिवाइड करके दूसरा एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाता है और एक नया टिश्यू बनाता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल था जिसको इनिशियल्स कह दिया, उसने प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया। कौन सा बनाया? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस तरीके से है? दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ध्यान से सुनना, ये कैटेगराइजेशन कराई नहीं, मैं कह रहा हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी आगे दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी। अब जब एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है वो कौन सा होता है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो बेटा, इस बात पे हमने यहाँ पे आपको इस तरीके से टर्म किया, ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। Based on the nature of cells that give origin to their initial cells, यानी मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्लासिफिकेशन करनी शुरू कर दी। यहां पे आपको एक पॉइंट जंप करके बता रहा हूं, और क्लासिफिकेशन में करी मैंने कहा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चाहे बेटा इसको मेरिस्टेम बोलूं चाहे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलूं, एक ही बात होती है। इसको मेरिस्टेम बोलने की जगह आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोल सकते हो। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इसकी बात हो रही है, समझ पा रहे हो? तो अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये कैसे बनता है? ये बनता है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल से, यानी एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं और ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जाके प्लांट के परमानेंट टिश्यूज बना पाते हैं। तो क्या आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्लियर हो रही है? तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूं कि बेटा टिश्यू को मैंने कह दिया एक परमानेंट टिश्यू और एक आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट? तो अब ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हमने कहा दो टाइप का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाला कहां से आया? एम्ब्रियोनिक। कहां से आया? एम्ब्रियोनिक पार्ट से। और प्राइमरी ने डिवाइड करके क्या बनाया? डिवाइड करके बनाया ये वाला परमानेंट टिश्यू। क्या बनाया? परमानेंट टिश्यू। ये कैटेगराइजेशन क्लियर अगर हो गई तो बहुत बढ़िया। ये कैटेगराइजेशन वापस क्लियर है बेटा? तो वापस आके देखते हैं। देखो ना, इधर हमारे पास क्या था? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल था जिसने प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया, और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके क्या बनाता है? परमानेंट टिश्यू। डन। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब हमें अपनी बॉडी में मिलते हैं, यानी प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट बॉडी के अंदर मिलते हैं, तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, वो कैसे कैसे दिखते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेटा राउंड होते हैं, इन आइसोडायमेट्रिक होते हैं, यानी एक सेल दूसरे सेल के जितना ही साइज रखता होगा। इनकी सेल वॉल्स बहुत थिन होती है और इनकी सेल्स वॉल में यहाँ पे इनको क्या मिलता है? सेल्यूलोज मिलता है। क्या मिलता है? सेल्यूलोज। इनका प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। इनके पास न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस
बहुत ही एक्टिवली काम करने वाला न्यूक्लियस, वैक्यूल बहुत छोटा होता है, ऑर्गेनेलीज अंडर डेवलप्ड होते हैं, स्मॉलर होते हैं। ये एक पेपर में भी बेटा आप क्वेश्चन दे चुके हो, जब आपका DT2 हुआ था, सेकंड वाला पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि अब इनमें से कौन सी चीज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में कैसा होगा, तो वो लेसर डेवलप्ड होता है। लेसर डेवलप्ड होने का मतलब कोई भी ऑर्गेनली किसी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल में हमेशा स्मॉल साइज का होता है, इतना ज्यादा डेवलप हुआ नहीं होता। ये वाले जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, क्योंकि एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका रेस्पिरेशन का रेट बहुत हाई होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया, जिसके माध्यम से, जिसकी मदद से आप एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो इनका एटीपी का प्रोडक्शन यानी सांस लेने का तरीका बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है, स्ट्रांग होता है, तेज होता है, और इनका मेटाबॉलिक रेट बेटा बहुत हाई होता है। यानी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जो एनर्जी इनको चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये कुछ क्वालिटीज़ थी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हमने क्लासिफाई किया दो तरीके से। पहला क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया था बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द बॉडी। देखो इधर कंडीशन क्या हुई कि हमारे पास ये एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो ने ग्रो करके इधर मेरिस्टेमेटिक, एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो के पास मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स थे। इन इनिशियल्स ने क्या किया? डिवाइड किया, और डिवाइड किया बनाया प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बनाया? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या ये वाली बात क्लियर हो रही है? अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस किस टाइप्स का होता है ये आप मेरे साथ देखेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा दो टाइप्स का होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहा हूँ। एक आपके पास, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, क्योंकि मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इसके जस्ट बराबर मैं आपको दूसरी कैटेगराइजेशन पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको एक पूरा का पूरा समअप दे रहा हूँ ताकि एक बड़ा सा व्यू दिखा दे रहा हूँ, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाली कहानी में कभी डाउट नहीं आएगा। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके पास कैसे टाइप्स का होता है? एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये कौन सा होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम, और दूसरा होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। डन। ये आपके पास प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स होते हैं। अब एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम बेटा, क्योंकि ये टाइप्स ही हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी? परमानेंट टिश्यू बनाएंगी, परमानेंट टिश्यू टर्म करेंगी। ओके, जब ये परमानेंट टिश्यू टर्म करेगी तो मैं कहूंगा सम परमानेंट टिश्यू सेल्स, ध्यान से देखते रहना, सम परमानेंट टिश्यू सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं, और वो क्या बनाते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा बनाते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक टाइप होता है जिसको हम टर्म करते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या टर्म करते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। और ये क्या काम करते हैं? प्लांट की गर्थ बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? प्लांट की गर्थ, मोटाई बढ़ाते हैं। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो ये बेसिकली परमानेंट टिश्यू इस तरीके से बनाते हैं जिससे प्लांट की हाइट बढ़ जाए। क्लियर हो रहा है? तो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्लासिफिकेशन के नाम पे, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डायरेक्टली इनिशियल्स यानी एम्ब्रियोनिक से बना, दूसरा आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कहां से बना? परमानेंट सेल से बना। समझ गए? ये कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन एक थी। दूसरी क्लासिफिकेशन थी कि जब मैंने प्राइमरी को दो पार्ट्स में बांटा तो ये वाला आपके पास, जो आपके पास ये वाला आपको बेटा जो यहां पर दिखा, एक सेकेंड, जो आपको ये वाला ऑब्जर्व हुआ, ये दोनों ये नाम दिए, और बेटा मैंने आपको ये तीसरा नाम दिया, ये दूसरी कैटेगरी से, ये तीनों ये दूसरी कैटेगरी है। ये कैटेगरी किस बेसिस पे दी गई है? पोजीशन के बेसिस पे। आप बोलोगे कि सर ये नाम क्यों दिया है? ये नाम पोजीशन के मुताबिक दिया है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो क्लासिफिकेशन पैटर्न्स, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप इनिशियल से हो रहा है या परमानेंट टिश्यू से हो रहा है, पहली क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन पोजीशन के नाम पे। पोजीशन के नाम पे वो क्या प्लांट के एपेक्स पे है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे तो एपिकल, प्लांट के बीच में मिलते हैं तो इंटरकैलरी, इसी तरीके से लेटरल। तो हम पहली वाली ये वाली क्लासिफिकेशन देखते हैं कि पोजीशन के मुताबिक मैंने उनका तीन टाइप दे दिया है, पहला एपिकल, दूसरा इंटरकैलरी, तीसरा लेटरल। समझ आया? क्लियर है? ध्यान से देखना। ये जो एपिकल बेटा होता है, ये एपिकल वाला कहाँ मिलता है? कभी भी वर्ड आता है एपिकल, तो एपिकल का मतलब क्या होता है बेटा? एपेक्स।
और एपेक्स का मतलब क्या होता है? टिप। तो अगर कोई भी चीज एपेक्स यानी टिप पे है तो किस किस के टिप पे मिलेगा? आपको स्टेम के टिप पे मिलेगा, आपको ब्रांचेस के टिप्स में मिलेगा, और अपने को कहाँ मिलेगा? रूट्स की टिप पे। ये वाला कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम। 3 जगह मिला, स्टेम की टिप पे, ब्रांचेस की टिप पे और रूट्स की टिप पे। ठीक, ये किस में मदद करता है? हेल्प्स इन डायरेक्ट इलोंगेशन, प्लांट की डायरेक्ट इलोंगेशन यानी प्लांट की हाइट बढ़ाने में। कौन सा एपिकल मेरिस्टेम? प्लांट की लेंथ इलोंगेशन, डायरेक्ट लेंथ इलोंगेशन यानी हाइट इंप्रूव करने में मदद करती है। और ये ग्रोथ एक ही डायरेक्शन में होती रहती है, लीनियर ग्रोथ होती रहती है इस तरीके से। कहाँ पे मिलेगा? रूट पे मिलेगा। और रूट पे जो मिलता है बेटा, राम का मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये बनता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम समझ आया? तो बेसिकली ये रूट्स एंड शूट्स के टिप्स पे मिल रहे हैं, स्पेसिफिकली शूट टिप्स, स्टेम के टिप एंड ब्रांचेस के टिप, और रूट टिप्स पे मिल रहे हैं। ठीक, अब जरा एक बात ध्यान रखते रहना, अब ये एपिकल मेरिस्टेम कहाँ से डेवलप हुआ? अब सोचो, जब आप कभी भी एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करते हो तो आपको प्लूम्यूल एंड रेडिकल दिखाई देते हैं। प्लूम्यूल एंड रेडिकल के अंदर एम्ब्रियोनिक इनिशियल सेल्स थे, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे। ये प्लूम्यूल बनाता है एपिकल मेरिस्टेम, रेडिकल बनाता है एपिकल मेरिस्टेम। प्लूम्यूल वाले रीजन से बनेगा शूट एपिकल मेरिस्टेम, रेडिकल वाले रीजन से बनेगा रूट एपिकल मेरिस्टेम। कहानी क्लियर हुई? इतना समझ आया? तो मैंने अभी अभी क्या बोला, अगर मैं अभी अभी जो बेटा बात बोली उस बात को आपको मैं समझा दूं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीजें हैं ये मैं मिटाते रहूंगा बार बार। तो ये रफ वर्क है जो मैं क्लास के दौरान कर रहा हूँ। तो आपको ये लगता है कि आपको इसको समझने, इसको लिखने की जरूरत है, तो आप इसको अपनी कॉपी में साथ ही साथ लिख लेंगे। मैं आपको इतना ही पोर्शन दूंगा जब आपके नोट में आपको मिलेगा। यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट समझा रहा था, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था कि एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर आपको प्लूम्यूल मिलता है और दूसरा मिलता है रेडिकल। और प्लूम्यूल और रेडिकल किस तरीके से बेटा? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल, राइट? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल बनाते हैं, या मैं कहूँगा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं। ठीक, तो जो आपके पास प्लूम्यूल था, प्लूम्यूल ने बनाया शूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड रेडिकल ने क्या बनाया? रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, तो प्लूम्यूल यहाँ, रेडिकल यहाँ, और धीरे 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 बेटा ये ग्रो करते जा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे समझो ये एक सेल था, अब ये सेल डिवाइड करेगा। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हिस्से में दिखा रहा हूँ। सोचो मैं प्लूम्यूल की बात कर रहा हूँ, ये रेडिकल ने डिवाइड किया, सॉरी प्लूम्यूल ने डिवाइड किया यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब प्लूम्यूल ने शूट एपिकल मेरिस्टेम बनाया और शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करता है। एक सेल था समझो शूट एपिकल मेरिस्टेम पे, समझ लीजिए एक सेल था। अब ये सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, तो इस तरीके से 2 सेल बनाएगा। और 2 सेल में से जो बेटा ये अपना ऊपर वाला सेल है, ये किस तरीके से होता है? ये ऊपर वाला सेल कैसा होता है? ये ऊपर वाला सेल अभी मेरिस्टेमेटिक है। ठीक, नीचे वाला जो रेड से बनाते जाऊंगा आप समझते रहना, वॉट एवर दिस सेल दैट आई एम मेकिंग फ्रॉम रेड इज मेरिस्टेमेटिक। अब आगे डिवीजन होगी, अरे बाबा, अब आगे डिवीजन होगी और ध्यान से देखते रहना। ये रेड वाला सेल आगे डिवाइड करेगा, और अब कंडीशन क्या होगी? रेड वाले सेल ने डिवाइड करके 2 सेल बनाए, एक मेरिस्टेमेटिक एक परमानेंट, और ये नीचे वाला परमानेंट तो अभी ऐसे ही बैठा है। तो जो नया परमानेंट है उसको मैं 2 नाम देता हूँ। अब ये आगे बढ़ती रही, कंडीशन क्या हुई? ये ऊपर वाला रेड सेल डिवाइड करके एक और रेड सेल बनाएगा और दूसरा परमानेंट सेल बनाएगा। पहले से हमारे पास 2 and 1 वाले परमानेंट सेल पड़े, तो अब आपके पास ऐसे आ गया। तो समझ पा रहे हो, ये ऊपर वाला सेल मेरिस्टेमेटिक रहेगा, वो नीचे की तरफ सेल ऐड करता रहेगा, और इस वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती रहेगी। क्या आपको ये शूट एपिकल मेरिस्टेम के साथ चलती हुई कहानी इफेक्टिवली क्लियर हो रही है? अगर बेटा ये कहानी क्लियर हो रही है तो अब आप समझो, एपिकल मेरिस्टेम नीचे सेल्स को ज्वाइन करता रहता है, जोड़ते रहता है, और प्लांट की हाइट बढ़ती रहती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये एपिकल मेरिस्टेम के जो बेटा एक नहीं मल्टीपल जो सेल्स होते हैं ना, कभी कभी कुछ सेल्स इनके बीच में रह जाते हैं।
क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर कभी कभी कैसा होता है कि ये एपिकल मेरिस्टेम का ये सेल ऊपर है, इसके नीचे यहाँ पे बड़े सारे सेल्स जो पड़े हैं, और इन बड़े सारे सेल्स के बीच में, खूब सारे सेल्स के बीच में एक आधा मेरिस्टेमेटिक सेल फंसा हुआ रह जाता है। इस तरीके से कोई मेरिस्टेमेटिक सेल इस तरीके से बेटा फंसा हुआ रह जाता है। समझ पा रहे हो? तो अब ये जो नीचे मेरिस्टेमेटिक सेल्स फंस गए हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ मिलते हैं? जस्ट अबव इंटरनोड्स। इंटरनोड से ऊपर मिलते हैं, और इंटरनोड से ऊपर अपने को क्या मिलता है? नोड्स। तो बेटा वहां मिलते हैं। इनको हम लोग टर्म करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्या टर्म करते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्योंकि ये वाला है एपिकल मेरिस्टेम, तो ये वाला कौन सा होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। समझे मेरी बात? तो देखो अब क्या हो रहा है, एपिकल ग्रोथ हो रही है, यानी ऊपर से बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स नीचे ज्वाइन करते जा रहे हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। अब सम सेल्स का मतलब सम, यहाँ पे देखिएगा मैं वर्ड ऐड कर रहा हूँ, सम मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स पीछे रह गए। तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स अब वो टिश्यू के बीच में, परमानेंट टिश्यूज के बीच में रह गए। यहां पर अपन देख रहे हैं, यहाँ पे इन परमानेंट सेल्स के इन परमानेंट टिश्यूज के बीच में रह गए। तो जब परमानेंट टिश्यू के बीच में रह जाएंगे तो वहां जाके क्या बनाएंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। समझ पाए? ये परमानेंट टिश्यू के बीच में फंस जाते हैं और इंटर कैलरी मेरिस्टेम बन जाते हैं। ऑल्सो इनमें से कुछ कुछ लोग लीव्स की एक्सिल्स पे रह जाते हैं। जब प्लांट इस तरीके से ग्रो कर रहा है तो ग्रो करते करते बेटा वो लीव्स अपनी बनाता है। इस तरीके से लीव्स बनाते वक्त कुछ सेल्स यहाँ पर कुछ एक्सिल्स पे, लीव की एक्सिल्स पे छूट जाते हैं, तो वो क्या बना लेते हैं? एक्सिलरी बड बना लेते हैं, और यही एक्सिलरी बड डेवलप होते हुए ब्रांच या फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या आपको मेरी बात समझ आई? एपिकल ग्रोथ जब हो रही है तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते जा रहे हैं। सम ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड विच मेक द पार्ट, और दे आर लेफ्ट बिहाइंड विद इन द परमानेंट टिश्यू, जो डेवलप होके क्या बना लेते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और दूसरे लोग जो आपके पास लीव्स के एक्सिल्स के पास रह गए हैं, कहाँ रह गए? लीव्स के एक्सिल्स के पास, वो जाके आपके पास एक्सिलरी बड बना लेते हैं, और एक्सिलरी बड आगे डेवलप होने के बाद ब्रांच बना लेती है या फिर फ्लावर बना लेती है। क्या आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इतना बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ? अगर बेटा यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ तो अब मुझे ऐसा उम्मीद है आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया। देखते रहिएगा। हम कहते हैं राम एंड श्याम, बेसिकली राम एंड श्याम, राम एंड श्याम जैसे भी बोलो, राम और श्याम बोलो, जो भी आपको अच्छा लगता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, द इनिशिएटिंग सेल्स एंड द डॉटर सेल्स फॉर्म द प्रो मेरिस्टेम और प्रोटो मेरिस्टेम। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एट द राम एंड श्याम, यहाँ पे एट द राम एंड श्याम इस पोजीशन पे, रूट एपिकल मेरिस्टेम पे एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम पे, द इनिशिएटिंग सेल्स and their daughter cells formed promeristem. These are the source of other types of meristem found in the plants. ये क्या होते हैं प्रोमेरिस्टम? ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब आप रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं, यानी आप प्लांट के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि प्लांट इस तरीके से है। समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसा है, तो ये आपके पास शूट एपेक्स होगा, और शूट एपेक्स होगा तो यहाँ पे जो सेल्स में डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास ये रूट एपेक्स पे क्या होंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम। राइट बेटा, इतना समझ पा रहे हो? तो हमारे पास समझो कि शूट एपिकल मेरिस्टेम है और रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये कंडीशन हमारे सामने। अब साइंटिस्ट को लगा कि जब प्लांट डेवलप होता है तो शूट एपेक्स पे हमें क्या क्या मिलता है। When the plant is developing तो शूट एपेक्स पे क्या क्या चीज है, कैसे कैसे चीजें शूट एपेक्स पे अरेंज्ड है, हमें ये वाली बात समझनी है। तो शूट एपेक्स की साइंटिस्ट अरेंजमेंट समझाने लगे, वो रूट एपेक्स की अरेंजमेंट समझाने लगे। तो उन्होंने कहा कि जो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम है ना बेटा, ये डेवलप करके बनाते हैं प्रोमेरिस्टेम्स। क्या बनाते हैं? प्रोमेरिस्टेम्स, या बनाते हैं प्रोटो मेरिस्टेम्स।
ओके हमने थ्योरीज दी और वो थ्योरीज कहती हैं कि जो ये सैम एंड रैम है ये डेवलप होके प्रोमेरिस्टेम्स बनाते हैं। और ये प्रोमेरिस्टेम्स के टाइप अपने को कौन कौन से मिल गए? ये प्रोमेरिस्टेम्स के टाइप बेटा अपने को डर्मेटोजन, ये नाम आपको लिख के दिखा रहा हूं, अभी क्या है समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि प्रोमेरिस्टेम के टाइप्स कैसे मिले। डर्मेटोजन, प्लीरोम, पेरीब्लेम, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम। ये आपको अलग अलग वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है बेटा? ये प्रोमेरिस्टेम्स हैं, प्रोटोमेरिस्टेम्स हैं, जो किससे डेवलप हुए? शूट एपिकल मेरिस्टेम से और रूट एपिकल मेरिस्टेम से। हमने ये नाम क्यों दिया बेटा? ये नाम देने के लिए जरा यहाँ पे अच्छे से आप फोकस करो। ये कहता है एट रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम इनिशिएटिंग सेल्स जो थे, जो आपके पास ओरिजिनली एम्ब्रियोनिक वाले सेल्स थे, उन्होंने डेवलप होके प्रोमेरिस्टेम, यानी हम सीधा कहें शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम ने क्या डेवलप किया? प्रोमेरिस्टेम एंड प्रोटोमेरिस्टेम बनाया। अब ये प्रोमेरिस्टेम एंड प्रोटोमेरिस्टेम्स क्या होते हैं? देखो, अब प्रोमेरिस्टेम की बात करी जाए तो बेटा देखो, हिस्टोजन थ्योरी एक थ्योरी थी जो रूट एपेक्स, शूट एपेक्स के बारे में समझा रही थी। दूसरी थ्योरी थी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। मैंने आपको अभी अभी क्या बात बताया? साइंटिस्ट ने प्लांट्स को पढ़ा, एम्ब्रियो से जब प्लांट ने प्लूम्यूल एंड रेडिकल बनाया, ट्यूम्यूल एंड रेडिकल ने बेटा डेवलप किया खुद को और बना डाला क्या? एक रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। डन। अब मैं कहता हूं कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम है, वहां से डेवलप होके बनते हैं प्रोमेरिस्टेम्स। क्या डेवलप होके बनते हैं? प्रोमेरिस्टेम्स। अब ये प्रोमेरिस्टेम क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इस बात को समझाने के लिए दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी और दूसरी थ्योरी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, कि ये जो प्रोमेरिस्टेम है इट गिव्स राइज टू डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरी। अगर हिस्टोजन थ्योरी की बात करें तो प्रोमेरिस्टेम बना रहा है डर्मेटोजन, प्रोमेरिस्टेम बना रहा है पेरिब्लेम, प्रोमेरिस्टेम बना रहा है प्लीरोम। ये तीनों क्या है बेटा? ये तीनों मेरिस्टेम्स ही हैं। दीज थ्री आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स। ये किसने कही? ये हिस्टोजन थ्योरी कहता है कि जो आपके पास सैम एंड रैम है वहां से डेवलप हुए प्रोमेरिस्टेम्स, और हिस्टोजन थ्योरी के मुताबिक हिस्टोजन थ्योरी के मुताबिक सैम रैम ने डेवलप होकर बनाया डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरो। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ने कहा कि कहते ये सब ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये तीनों चीजें नहीं बनी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के मुताबिक आपके पास बना प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम। ये किसके अकॉर्डिंग बना? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के अकॉर्डिंग। समझे? तो क्या ये थ्योरीज हमारे सिलेबस का पार्ट है? नहीं, ये थ्योरीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें क्या करना है बेटा? इन वर्ड्स को समझना है और इन वर्ड से क्या बन रहा है ये समझना है, क्योंकि ये वर्ड्स मल्टीपल टाइम्स हमारे पास आएंगे। समझे मेरी बात? तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। ये बात हो रही है इस वाले डायग्राम की। इस वाले डायग्राम में आपको यहाँ पे प्रोमेरिस्टेम दिखाई दे रहा है जो शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप हुआ। इस प्रोमेरिस्टेम ने जब ग्रोथ करी तो तीन टाइप के मेरिस्टेम्स बनाए। तीन टाइप के मेरिस्टेम्स, एक डर्मेटोजन, एक पेरिब्लेम और प्लीरोम। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? अगर प्रोमेरिस्टेम डेवलप होके एक, दो और ये तीन चीजें बनाता है तो डर्मेटोजन क्या काम करता है मुझे समझना है। तो पहली बात अगर मैं आपको बोलूं, ये तीनों के तीनों टाइप के बेटा क्या है? ये तीनों के तीनों मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही हैं जो किससे डेवलप हुए? प्रोमेरिस्टेम से। और ये कहां से आया? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। डन। तो अब अपने पास एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तीसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी। कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग? हिस्टोजन थ्योरी। तो जब ये तीन चीजें आई हैं तो बेटा डर्मेटोजन क्या करेगा? डर्मेटोजन एपिडर्मिस बनाता है, पेरिब्लेम क्या बनाता है? कॉर्टिकल टिश्यू बनाता है, प्लीरोम क्या बनाता है? वस्कुलर सिलेंडर एंड इनर मास ऑफ द प्लांट। ये सब चीजें बनाता है। और तुम बोलोगे सर हमें समझ तो आ रहा है, लेकिन ये कॉर्टिकल टिश्यू क्या है, ये वस्कुलर सिलेंडर्स क्या है, ये इनर मास क्या है, ये आपको बेटा ये सब बातें नहीं समझ आती तो मैं आपको एक रफ सा डायग्राम बना के बता देता हूं कि ये रफ सा डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि ये सब चीजें बेटा अपने को बाद में करनी है। रफ से डायग्राम में बोलूंगा कि आप एक प्लांट का स्टेम लो और उसको इस तरीके से काट डालो। प्लांट का स्टेम लो, काट डालो। तो काटने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक सर्कल दिखाई देगा। सबसे बाहर अपने को दिखाई देगा एपिडर्मिस। ठीक। अब इसके बाद अंदर एक सर्कल दिखाई देगा, ये है एंडोडर्मिस।
ठीक। इन एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जितने भी सेल्स हैं ये होते हैं कॉर्टेक्स। ठीक बेटा। अब जब आप एंडोडर्मिस के अंदर देखते हो तो आपको यहाँ पे जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम ये सब देखने को मिलता है। तो इनको हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम को वो क्या टर्म करते हैं, वस्क्यूलर टिश्यूज। ओके बेटा। जाइलम फ्लोएम के बीच में इस तरीके से आपको जो ब्लू कलर से डॉटेड डॉटेड दिखा रहा हूँ, इनके बीच में जो खाली स्पेस है यहाँ पे भी सेल्स भरे हुए हैं। तो जो ये आपके पास सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम लोग टर्म करते हैं पेरीसाइकिल। और जो सेंटर पे यहाँ पे जो खाली स्पेस है, यहाँ पे जो मैं सेल्स डॉट डॉट रेड से बना रहा हूँ, इसको हम कहते हैं पित्त। क्या कहते हैं, पित्त। क्लियर हुआ। तो ये बेसिक प्लांट का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्री का स्ट्रक्चर होता है। एंजियोस्पर्म्स में ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो अब एपिडर्मिस किसने बनाया, डर्मेटोजन ने। कि डर्मेटोजन जो मेरिस्टेमेटिक लेयर है वो एपिडर्मिस बनाएगी बड़े होके, डेवलप करके एपिडर्मिस। पेरिब्लम बनाएगा पूरा का पूरा कॉर्टेक्स वाला रीजन, ये वाला रीजन पूरा का पूरा कॉर्टेक्स वाला रीजन, ये वाला देख रहे हो ना, ये कौन बनाएगा अपने पास, पेरिब्लम। और सबसे अंदर प्लीरोम क्या बनाएगा, पूरे वस्कुलर सिलेंडर्स, यानी आपके जाइलम एंड फ्लोएम। पेरिसाइकिल, इनर मास मतलब पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस एंड पित्त, ये सारी की सारी चीज प्लीरोम सिंथेसाइज करेगी। ये किसने बोला, हिस्टोजन थ्योरी ने। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट आए, वो कहते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, कहते हैं तुमने जो कंसेप्ट दिया वो गलत है, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं प्रोटोडर्म होता है, डर्मेटोजन नहीं होता। इन्होंने कहा, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी वाले साइंटिस्ट ने कहा कि प्रोटोडर्म अगर वर्ड होगा तो समझ लेना एपिडर्मिस बनेगा, ग्राउंड मेरिस्टेम नाम होगा तो समझ लेना पित्त, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, सब कुछ यहाँ से। कहते प्रोकैम्बियम वर्ड होगा तो समझ लेना वस्कुलर टिश्यूज, और वस्कुलर टिश्यूज के बीच में मिलने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये तुम्हें वर्ड नहीं समझ आएगा अभी तो इग्नोर करो। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ये प्रोकैम्बियम होगा, प्रोकैम्बियम वस्कुलर टिश्यूज बनाएगा। देखो ना, इनकी ऊपर हिस्टोजन थ्योरीज ने डर्मेटोजन से एपिडर्मिस बनाया, इन्होंने प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस बनाया। ऊपर वाली थ्योरी से इसने पेरिब्लम से सिर्फ कॉर्टेक्स वाला टिश्यू बनाया। ये कहते हैं यहाँ पे पेरिब्लम नहीं होता, एक ग्राउंड मेरिस्टेम होता है, और ग्राउंड मेरिस्टेम कॉर्टेक्स भी बना देता है, एंडोडर्मिस भी बनाता है, पित्त एंड पेरिसाइकिल, यानी इनर मास वाला पित्त, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस प्लस कॉर्टेक्स, ये सब का सब किससे बन रहा है, इस ग्राउंड मेरिस्टेम से बन रहा है। अब जो ये वस्कुलर सिलेंडर्स थे, कहते ये वस्कुलर सिलेंडर्स कौन बना रहा है, ये प्रोकैम्बियम। देखो वस्कुलर सिलेंडर्स यानी वस्कुलर टिश्यू बना दे रहा है, समझ पाए। तो ये दो थ्योरी हमारे पास अलग अलग टाइप से आई। इन थ्योरी को, दोनों थ्योरी को बेटा हमने कंप्लीट किया। अब हम दो और लास्ट चीज करेंगे इस लेक्चर की, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम और दूसरा लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होता है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड विद इन द परमानेंट सेल्स, समझाया था ना। एपिकल सेल ने डिवाइड करता गया, और जब एपिकल सेल अपने पास डिवाइड करता गया तो कुछ सेल्स परमानेंट टिश्यू के बीच में रह गए, तो ये अपने पास कौन से हुए, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक, ये प्लांट की लीनियर ग्रोथ में मदद करता है, प्लांट की ऊपर हाइट बढ़ाने में मदद करता है। लीनियर ग्रोथ यानी अगर लीनियर ग्रोथ का मतलब आप लोग मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा हेल्प इन हाइट इंक्रीज। ठीक है बेटा। ये अपने को कहाँ मिलेगा, कॉमनली फाउंड इन इंटरनोड्स, इंटरनोड्स वाले इलाकों में, इंटरनोड्स और इंटरनोड्स के जस्ट ऊपर वाले इलाकों में मिलते हैं। लीफ शीथ मिलती है, लीफ शीथ आपको मोनोकॉट्स में मिलती है। मोनोकॉट्स में देखा ना, जो आपके पास लीफ बेस होता है, शीथ बना लेता है, वहां पर मिलता है। एक काम कीजिए, आप अपने घर से बाहर जाइए और ना एक ग्रास लीजिए, चाहे अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास खेत है तो आप कोई भी उसके खेत में चले जाओ बेटा, गेहूं जहाँ लगते हैं, वीट या फिर राइस वाले खेत में चले जाओ। प्लांट है, उसको पकड़ के ऐसे तोड़ दो तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, कुछ दिनों बाद ना वो वापस सीधा हो जाएगा। तो वापस सीधा पता क्या हुआ, आपने जब उसको तोड़ा तो यहाँ से टिश्यू डैमेज हो गया, लेकिन इस बीच वाली जगह पे भी आपके पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम था। जो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम था, ये क्या करता है, इस तरीके से प्लांट को वापस ठीक कर देता है। समझ रहे हो। आप ग्रास को लो, घास को, और उसको पकड़ के ऐसे तोड़ दो। जब हम खाली बैठे रहते हैं, गार्डन में बैठे रहते हैं, तो पकड़ के ग्रास को तोड़ते रहते हैं। तो आपने ग्रास को तोड़ दिया। सोचो आपके पास ग्रास है, इस तरीके से घास में रनर्स पे, इस तरीके की घास रनर्स होती ना, आप घास के ऊपर इस तरीके से घास है बैठे, आपने घास को यहाँ से काट दिया, तो यानी आपने घास को पकड़ा और इतना पोर्शन उड़ा दिया सारा का सारा पोर्शन। अब ये जो बचा हुआ वाला पोर्शन है, क्या ये पोर्शन ग्रो कर पाएगा? मैं कहूंगा हाँ। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में अभी भी कौन सा वाला मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझ पा रहे हो? पक्का क्लियर हो रहा है? तो ये हमारे पास बेसिक वाली बात हुई। अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम बेटा सिंपल ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। इसके सेल्स को, इंटरकैलरी सेल्स के इसको इनिशियल्स नहीं कहते हैं, मतलब ये तो लाइन में जो लिखनी भी नहीं चाहिए,
इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बस समझ आता है। इसके साथ एक वर्ड है, मैंने काट जरूर दिया है, लिखने का मन हो तो लिख लेना। इसको एपेरमेरल, एपेरमेरल मतलब जो झड़ जाता है या कुछ भी छोड़ दो, सिलेबस का पार्ट नहीं, मन हुआ तो ये वर्ड लिख लेना, ये इसका नाम होता है। नेक्स्ट होता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? प्लांट में इस तरीके से ध्यान से देखना, अगर मैं प्लांट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो प्लांट के स्ट्रक्चर में जो यहाँ पर टॉप मोस्ट पोजीशन पे है और इधर अगर ब्रांच में टॉप मोस्ट पोजीशन पे है तो ये हुआ एपिकल मेरिस्टेम। जब हम प्लांट में इस तरीके से देखते हैं इन इंटरनोड्स के पास ऐसे अरेंज, जो ऑरेंज कलर से है, तो ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब प्लांट में ऐसे जो अरेंज होता है, प्लांट के एक्सिस के साथ इस तरीके से अरेंज होता है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसे अरेंज होता है, इस तरीके से प्लांट में अरेंज होता है, ये होता है लेटरल मेरिस्टेम। समझ पा रहे हो? ये रेड कलर वाला लेटरल मेरिस्टेम। तो क्या है? इट इज अरेंज्ड इन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रूट एंड शूट। एक्सिस ये है और इस एक्सिस के, ये देखो, इस एक्सिस के पैरेलल चल रहा है दोनों लाइन, तो इसलिए अरेंज्ड इन एक्सिस। किस चीज में मदद करता है बेटा? लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है, यानी प्लांट की गर्थ बढ़ाने में मदद करता है। लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल के नाम पे वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। क्या होते हैं वस्कुलर कैम्बियम, क्या होता है कॉर्क कैम्बियम? अभी नहीं पढ़ने का, ये बाद में, हम इस चैप्टर में जब आगे डिटेल्स में जाएंगे हम तब पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे हम, जब इन इनिशियल सेल्स के पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को आगे कंप्लीट करेंगे और आगे की डिटेल्स फिनिश ऑफ करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। स्टे ब्लेस्ड, खूब मन लगा के पढ़ते रहो। थैंक यू।